यस पीपल, सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो हम लोग इंटरमीडिएट के जो रिवीजन लेक्चर का अपना जो चयन था, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ऑल टॉपिक्स के रिवीजन लेक्चर देने वाला हूं, तो सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2019 के लिए ये रहा आपके लिए नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर। सो आज हम जो रिवीजन करने वाले हैं जिस टॉपिक का, उस टॉपिक का नाम है दैट इज इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द एसएससी। इसको अपन लोग क्लबिंग ऑफ इनकम बोलते हैं, इन शॉर्ट क्लबिंग ऑफ इनकम। तो अपन लोग पढ़ रहे हैं आज क्लबिंग ऑफ इनकम टॉपिक। क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम किसी और की है लेकिन टैक्सेबल किसी और के हाथ में होगी, मतलब वो इनकम को किसी और की इनकम में इंक्लूड कर देंगे, दैट इज कॉल्ड क्लबिंग ऑफ इनकम। सर क्लबिंग क्यों होता है, क्या होता है, क्या रीजन था, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, वो सब मैं चीजें आपको रेगुलर बैच में बता चुका हूं। अब अपन डायरेक्टली उसके रिवीजन पे जाएंगे। सबसे पहली सेक्शन आती है दैट इज द सेक्शन 64 सब सेक्शन 1A। और 64 सब सेक्शन 1A ये बोलती है कि जो भी माइनर चाइल्ड की इनकम होती है, कौन सी इनकम? माइनर चाइल्ड की इनकम होती है, वो हमेशा पेरेंट्स के हाथ में टैक्सेबल होगी। आइदर मदर के हाथ में या पापा के हाथ में, मम्मी के हाथ में या पापा के हाथ में, जिसकी इनकम ज्यादा है बिफोर क्लबिंग। मतलब माइनर चाइल्ड की इनकम इंक्लूड करने से पहले जिसकी इनकम ज्यादा है, अगर मम्मी की ज्यादा है तो मम्मी के हाथ में जाएगी, पापा की ज्यादा है तो पापा के हाथ में क्लब होगी। लेकिन एक चीज समझना, एक साल में जिस पर्सन, जिस पेरेंट के हाथ में टैक्सेबल हो गई, हर साल उसी के हाथ में टैक्सेबल होगी, फिर उसको चेंज नहीं होगा अगले साल से। लेकिन अगर इनकम टैक्स ऑफिसर, जो असेसिंग ऑफिसर होता है, वो अगर चेंज करना चाहता है तो कर सकता है। तो मैंने क्या बोला, माइनर चाइल्ड की इनकम है वो हमेशा पेरेंट्स के हाथ में टैक्सेबल होगी, पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो जाएगी। और कौन से पेरेंट के हाथ में? मतलब मम्मी के हाथ में या पापा के हाथ में, जिसकी इनकम ज्यादा है। अगर मम्मी की ज्यादा है तो मम्मी के हाथ में, पापा की ज्यादा है तो पापा के हाथ में क्लब होगी। लेकिन एक चीज समझना, एक बार अगर जिसके हाथ में क्लब हो गया तो हर साल उसी के हाथ में क्लब होगा, लेकिन अगर इनकम टैक्स ऑफिसर चाहे तो उसको चेंज कर सकता है। अब एक चीज समझना, जब भी आप पेरेंट्स के हाथ में इनकम को क्लब करते हो तो आपको एक 1500 रुपीज पर चाइल्ड पर एनम पर चाइल्ड का एक एग्जेम्पशन मिलता है पेरेंट को। मान लो मेरा छोटा सा बच्चा है और छोटे बच्चे की इनकम हुई 10,000, तो मेरे हाथ में 10,000 जब क्लब होगी तो क्या पूरा 10,000 मेरे हाथ में क्लब होगा? आंसर इज नो। मेरे हाथ में 10,000 में से क्या होगा कि 1500 लेस हो जाएगा एंड 8,500 है वो मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, 1,500 का आपको एग्जेम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 1032 का, एंड दैट एग्जेम्पशन इज पर एनम पर चाइल्ड। और मैक्सिमम चाइल्ड की लिमिट नहीं है, यहां पे मैक्सिमम आपके कितने भी चाइल्ड हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो चाइल्ड की इनकम जब भी आप पेरेंट्स के हाथ में ऐड करोगे आपको 1032 का एग्जेम्पशन मिलता रहेगा 1500 रुपीज का। अब एक और चीज समझना, माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स के हाथ में क्लब होती है, लेकिन उसके 3 एक्सेप्शन है। 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें वो इनकम उस माइनर चाइल्ड के हाथ में ही टैक्सेबल होगी, पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं होगी। 3 केसेस ऐसे हैं जब वो इनकम है वो पेरेंट्स के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, वो माइनर चाइल्ड के हाथ में ही जाएगी। सर कौन कौन से 3 एक्सेप्शन? सबसे पहला, अगर जो माइनर चाइल्ड है उसने कुछ मैनुअल वर्क से इनकम कमाई है, अगर उसने कुछ मैनुअल वर्क किया उससे इनकम कमाई, या फिर माइनर चाइल्ड ने कुछ स्किल और टैलेंट की वजह से इनकम कमाई। जैसे सारेगामापा में गया मेरा बच्चा और उसने वहां पे गाना गाया झलक दिखला जा, और उससे जो इनकम कमाई तो वो उसके हाथ में ही टैक्सेबल होगी, मेरे हाथ में नहीं आएगी, ठीक है। या फिर मान लो कोई जो पर्सन है वो डिसेबल है, मतलब माइनर चाइल्ड है, अगर उसको कोई किसी भी टाइप की कोई डिसेबिलिटी है करके, ठीक है, अगर वो दिव्यांग है तो उस केस में क्या होगा कि उसकी इनकम उसके हाथ में ही टैक्सेबल होगी, पेरेंट्स के हाथ में क्लब है वो क्लब नहीं होती है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। देखो मैंने क्या बोला, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। माइनर चाइल्ड इनकम इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द पेरेंट्स हुज इनकम इज मोर। मदर और फादर जिसकी इनकम ज्यादा है उसके हाथ में क्लब हो जाएगा। और बेटा क्लबिंग करने से पहले जिसका इनकम ज्यादा है उसके हाथ में क्लब होगा। एक बार जिस पेरेंट के हाथ में क्लब हो गया हर साल उसी के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर चाहे, असेसिंग ऑफिसर चाहे तो उसको चेंज कर सकता है। माइनर चाइल्ड की इनकम 3 केस में क्लबिंग नहीं होगी। अगर सबसे पहला, अगर माइनर है वो मैनुअल वर्क से इनकम कमाता है या स्किल एंड टैलेंट की वजह से कमाता है, या फिर वो सफरिंग फ्रॉम द डिसेबिलिटी है, तो उस केस में क्लबिंग नहीं होगा, इनकम है वो माइनर चाइल्ड के हाथ में ही टैक्सेबल होगी। अब एक चीज समझना, अगर मान लो मम्मी पापा के बीच में डाइवोर्स हो जाए, अगर जो शादी है वो सबसिस्ट नहीं रहती है, तो उसके केस में क्या होगा कि जो उसको मेंटेन करता है, जो माइनर चाइल्ड को मेंटेन करता है उसके हाथ में, जो माइनर चाइल्ड को मेंटेन करता है उसके हाथ में वो इनकम है वो क्लब हो जाएगी। अब एक और चीज समझना, क्वेश्चन यह आता है कि सर यहां क्या माइनर मैरिड डॉटर की इनकम भी क्लब होगी? आंसर इज यस। माइनर मैरिड डॉटर की इनकम भी क्लब होगी पेरेंट्स के हाथ में। लेकिन एक चीज समझना, माइनर मैरिड डॉटर को जब आप हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो तो डीम्ड ओनर नहीं माने जाते एज पर सेक्शन 27, बट माइनर मैरिड डॉटर की अगर कुछ इनकम होती है तो इनकम क्लब होगी उसके पेरेंट्स के हाथ में। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चाइल्ड का मतलब क्या होता है? आपका जो लीगल चाइल्ड है वो, एज वेल एज द आपका लीगली एडॉप्टेड चाइल्ड है वो भी उसमें आ जाएगा, एज वेल एज द स्टेप चाइल्ड है वो भी उसमें आ जाएगा। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 64(1)(4).
6414। एक और चीज, ये सेक्शन पढ़ाने से पहले मैं आपको एक दूसरी चीज बता दूं। एक बात बताओ, माइनर चाइल्ड ने सारेगामापा में कुछ विन किया और उससे 1 लाख रुपया विन हुआ, और वो जो इनकम है किसके हाथ में जाएगी? माइनर चाइल्ड के हाथ में। अब एक बात समझना, जो 1 लाख रुपया बच्चे ने जीता था सारेगामापा में, उसका एफडी करवा दिया और अगले साल एफडी पे इंटरेस्ट आ गया 5000 का। अब क्वेश्चन ये आता है, वो 5000 का इंटरेस्ट किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? माइनर चाइल्ड के हाथ में या पेरेंट्स के हाथ में? राइट आंसर इज पेरेंट्स के हाथ में, क्योंकि जो इंटरेस्ट मिला बैंक से वो कोई माइनर चाइल्ड का स्किल एंड टैलेंट नहीं है, वो तो बैंक का स्किल एंड टैलेंट है। तो वो वाला इंटरेस्ट है वो पेरेंट्स के हाथ में क्लब हो जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट सेक्शन 64(1) सब सेक्शन 64 सेक्शन सब सेक्शन 1, और यहां पे तुम्हारा जो क्लॉज है क्लॉज नंबर 4, ये क्या बोलता है कि आप अगर अपने स्पाउस को कोई असेट ट्रांसफर करते हो, कोई भी असेट एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो तो ऐसे भी आप उसके डीम्ड ओनर माने जाते हो, जैसा सेक्शन 27 में पढ़ा था। देखो बेटा, आप अगर अपने स्पाउस को क्या करते हो, आप अपने स्पाउस को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो तो आप ऐसे भी डीम्ड ओनर माने जाते हो। अगर आप अपने स्पाउस को कोई भी अदर असेट ट्रांसफर करते हो, कोई भी असेट ट्रांसफर करते हो, जैसे मैंने मेरी वाइफ को पैसे दे दिए, मैंने मेरी वाइफ को शेयर ट्रांसफर कर दिए, मैंने कोई भी असेट अगर मैंने वाइफ को ट्रांसफर किया, स्पाउस को, हस्बैंड ने वाइफ को या वाइफ ने हस्बैंड को, तो उस अगर ट्रांसफर किया मतलब गिफ्ट किया या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से दिया, गिफ्ट किया या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से दिया, तो स्पाउस को उससे जो इनकम होगी ना, वो रिसीव तो स्पाउस को होगी, लेकिन उस पर टैक्स कौन भरेगा? इंडिविजुअल भरेगा। तो देखो मैंने क्या बोला, एनी इंडिविजुअल ट्रांसफर एनी असेट टू हिज और हर स्पाउस फॉर विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस केस में उस इनकम जो होगी उस असेट पे, वो इनकम रिसीव तो स्पाउस को होगी, लेकिन उस पर टैक्स भरेगा वो कौन भरेगा? इंडिविजुअल है वो उस पर टैक्स भरेगा, जो इंडिविजुअल है वो उस पर टैक्स भरेगा। उसमें एक और चीज समझना आप लोग, ये क्लबिंग प्रोविजन जो स्पाउस को असेट ट्रांसफर करते हो, ये एप्लीकेबल तभी होगा जब आपने असेट ट्रांसफर की थी तब भी आपके बीच में हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप था, और जिस टाइम पे इनकम हो रही है उस टाइम भी आपके बीच में हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप है। मींस दोनों टाइम पे, असेट ट्रांसफर करते टाइम एज वेल एज द इनकम जनरेट होते टाइम, दोनों टाइम आपके बीच में हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी क्लबिंग प्रोविजन लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो मैंने क्या बोला, इफ यू ट्रांसफर एनी असेट टू योर स्पाउस विदाउट कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट consideration, then income from that asset will be received by spouse but tax will be paid by the individual transferor, जिसने ट्रांसफर किया था वो उस पे टैक्स है वो पे करेगा। अब एक और चीज समझना, इसका एक एक्सेप्शन है कि आप स्पाउस को असेट ट्रांसफर करते हो इन द कनेक्शन ऑफ द लीव अपार्ट। इन द कनेक्शन ऑफ द लीव अपार्ट का मतलब क्या होता है कि आप दोनों अलग अलग हो रहे हो, आप दोनों क्या कर रहे हो, आप दोनों अलग अलग हो रहे हो, मींस आपकी वाइफ और हस्बैंड के बीच में दूरियां अलग अलग हो रहे हैं, और उस टाइम आपने अगर असेट ट्रांसफर की स्पाउस को, तो उस केस में आपको क्लबिंग प्रोविजन है वो नहीं लगेगी। तो इन कनेक्शन ऑफ द लीव अपार्ट के टाइम पे अगर ट्रांसफर किया तो आपका क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगेगा। अब एक और चीज समझना आप लोग कि सर सेक्शन 64(1) और क्लॉज नंबर तुम्हारा 6 क्या बोलता है कि आपने अगर कोई असेट अपनी सन्स वाइफ को ट्रांसफर की, सन्स वाइफ का मतलब होता है बहू, यहां पे डॉटर इन लॉ, ठीक है। तो अगर सास ससुर ने सन्स वाइफ को असेट ट्रांसफर की, गिफ्ट किया या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, एक चीज ध्यान रखना, क्लबिंग तभी लगेगा जब गिफ्ट है या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है। आपने सन्स वाइफ को असेट ट्रांसफर की तो उससे जो भी इनकम होगी वो मिलेगी तो सन्स वाइफ को, लेकिन उस पर टैक्स कौन भरेगा? सास या ससुर जिसने असेट ट्रांसफर की थी वो उस पर क्या भरेगा? टैक्स। इसमें भी एक चीज ध्यान रखना, जो सास ससुर और बहू का रिलेशनशिप है, मतलब सास ससुर और बहू का रिलेशनशिप है, वो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ असेट एज वेल एज एट द टाइम ऑफ जनरेटिंग द इनकम दोनों टाइम रहना चाहिए। जिस टाइम पे असेट ट्रांसफर की थी और जिस टाइम पे उससे इनकम जनरेट हो रही है, वो दोनों टाइम पे उनके बीच में वो रिलेशनशिप होना चाहिए। कौन सा? सास ससुर बहू वाला जो रिलेशनशिप है वो होना चाहिए। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना आप लोग, नेक्स्ट सेक्शन बोलती है, सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 का क्लॉज नंबर 7 एंड 8 ये बोलता है कि जब भी आप असेट किसी भी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर करते हो, मतलब आप असेट किसी को भी ट्रांसफर कर रहे हो लेकिन उससे आपके स्पाउस को या सन्स वाइफ को बेनिफिट मिल रहा है, मतलब मैंने असेट आपको ट्रांसफर की और उसकी वजह से मेरी स्पाउस को या सन्स वाइफ को बेनिफिट मिल रहा है, तो जितना भी बेनिफिट मिल रहा है उतना इनकम मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा। ये बेसिकली क्रॉस ट्रांसफर वाला केस होता है। क्रॉस ट्रांसफर वाला केस क्या होता है अभी मैं आपको सिखाऊंगा। नेक्स्ट सेक्शन 64(1)(2) और ये वाला सेक्शन है वो बहुत बार एग्जाम में आता रहता है। ये सेक्शन क्या बोलता है समझने की कोशिश करना कि अगर मान लो किसी इंडिविजुअल का किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, किसी इंडिविजुअल का किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, जैसे मान लो असेसी है दैट इज द बीबी सर।
बीबी सर असेसी है और मेरा किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। कंसर्न का मतलब क्या होता है? कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, दैट इज कॉल्ड कंसर्न। और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? 20% और मोर का अगर मेरे पास इक्विटी शेयर होल्डिंग है या 20% और मोर का पीएसआर, तो ये माना जाएगा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो एक चीज समझना, अगर मान लो असेसी का किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और उस कंसर्न से उस असेसी के स्पाउस को अगर कोई रेम्यूनरेशन मिलता है, तो वो रेम्यूनरेशन मिलेगा तो स्पाउस को, लेकिन उस पे जो टैक्स भरेगा वो इंडिविजुअल भरेगा। इन सिंपल एग्जांपल समझा देता हूं मैं कि प्रोवाइज करके एक कंपनी है, प्रोवाइज में मान लो मैं शेयर होल्डर हूं, मेरे पास 25% शेयर होल्डिंग है फॉर एन एग्जांपल। तो एक बात समझना, मेरे पास शेयर होल्डिंग है मतलब प्रोवाइज में मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अगर प्रोवाइज से मेरी स्पाउस को कोई रेम्यूनरेशन मिलेगा, सैलरी, कमीशन, बोनस, रेम्यूनरेशन कुछ भी मिलता है, तो वो मिलेगा तो स्पाउस को, लेकिन वो टैक्सेबल मेरे हाथ में हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, मेरा अगर मान लो प्रोवाइज में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब मेरी प्रोवाइज में चलती है, मेरा प्रोवाइज में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना मतलब मेरी प्रोवाइज में चलती है और उसकी वजह से मेरी वाइफ को यहां पे रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो उस केस में क्या होगा? वो रेम्यूनरेशन मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन यहां पे एक चीज समझने की कोशिश करना, अगर मेरी वाइफ में कोई टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, मेरी वाइफ में कुछ टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है और उसकी वजह से रेम्यूनरेशन मिल रहा है और उसके एप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन है, तो उस केस में वो मेरे हाथ में क्लबिंग नहीं होगा। सिंपल सी बात है कि किसी इंडिविजुअल का किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और उससे अगर आपके स्पाउस को रेम्यूनरेशन मिलता है, तो वो रेम्यूनरेशन उस इंडिविजुअल के हाथ में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर मान लो वो स्पाउस में कुछ प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन है और आपको रेम्यूनरेशन उसकी वजह से मिल रहा है, तो उस केस में आपको क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के लिए एक चीज ध्यान रखना कि खुद का एज वेल एज रिलेटिव का मिला के, खुद का एज वेल एज आपके रिलेटिव का मतलब यहां पे स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, लीनियल असेंडेंट एंड लीनियल डिसेंडेंट, ये आपके रिलेटिव में आएंगे। कौन कौन? खुद के साथ में स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, एलए एंड एलडीए, ये रिलेटिव में आएंगे। इनका मिला के अगर 20% और मोर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और उस कंसर्न से कोई आपके स्पाउस को रेम्यूनरेशन मिलता है, तो वो आपके हाथ में क्लब हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, ऐसा भी हो सकता है, समझने की कोशिश करना कि मेरे स्पाउस में प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन है और उसकी वजह से प्रोवाइज से रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो क्लबिंग नहीं होगा, तो उसी के हाथ में टैक्सेबल होगा। लेकिन मान लो मेरी स्पाउस है वो अब्बा जब्बा डब्बा है करके, ठीक है, अब्बा जब्बा डब्बा मतलब उसमें कुछ प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन है ही नहीं और ऐसे ही रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो फिर वो मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा। अब एक चीज समझना, ऐसा भी तो हो सकता है कि हस्बैंड का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और वाइफ का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, हस्बैंड का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, वाइफ का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, और दोनों अब्बा जब्बा डब्बा है, तो किसका किसके हाथ में क्लब होगा? फिर देखो, मान लो सपोज मेरा भी प्रोवाइज में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, मेरी वाइफ का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, और हम दोनों अब्बा जब्बा डब्बा और हमको कुछ मान लो रेम्यूनरेशन मिलता है, तो वो कहां टैक्सेबल होगा? फिर कहां टैक्सेबल, किसके हाथ में टैक्सेबल करेंगे? तो उस केस में लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि अदर इनकम जिसकी ज्यादा है, अगर अदर इनकम मेरी ज्यादा है तो मेरे हाथ में क्लब होगा, अदर इनकम मेरी वाइफ की ज्यादा है तो वाइफ के हाथ में क्लबिंग हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द सेक्शन 60। सेक्शन 60 क्या बोलती है कि अगर मान लो किसी पर्सन को आप इनकम ट्रांसफर कर देते हो, असेट ट्रांसफर नहीं करते, क्या ट्रांसफर करते हो? इनकम, बट असेट ट्रांसफर नहीं करते, तो वो इनकम ट्रांसफर के हाथ में ही टैक्सेबल होगा। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, मैंने मान लो मेरा बैंक में एफडी है, एसबीआई में, मैंने बोला कि ये एफडी का जो इंटरेस्ट है ये आपको ट्रांसफर कर दे, इंटरेस्ट हर साल आपको दे दे, तो मैं आपको इनकम ट्रांसफर कर रहा हूं, असेट तो मेरे पास ही है एफडी, तो उस केस में क्लबिंग हो जाएगा और वो इंटरेस्ट भले मिलेगा आपको, लेकिन वो टैक्सेबल मेरे हाथ में होगा। तो इफ यू ट्रांसफर द इनकम बट नॉट ट्रांसफर द असेट, देन दैट इनकम विल बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर, जो ट्रांसफरर है उसके हाथ में वो टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट इज द रिवोकेबल ट्रांसफर। रिवोकेबल ट्रांसफर एंड इररिवोकेबल ट्रांसफर, ये क्या होता है? देखो, मैंने आपको कोई असेट ट्रांसफर की और मेरा उस पर कोई राइट है ही नहीं, बोला ले जा तू, मुझे कोई मतलब ही नहीं, मैंने ऐसे आपको गिफ्ट दे दी, वापस मुझे चाहिए नहीं, दैट इज कॉल्ड इररिवोकेबल। बट मैंने आपको ट्रांसफर की और मैंने बोला इससे कुछ इनकम मुझे देना, या फिर 10 साल बाद वापस वो असेट मुझे दे देना, दैट इज कॉल्ड रिवोकेबल ट्रांसफर। अब एक चीज समझना, अगर मैंने रिवोकेबल ट्रांसफर किया, आपको क्या किया? रिवोकेबल ट्रांसफर। तो रिवोकेबल ट्रांसफर के केस में क्या होगा कि उस पे जो भी इनकम है ना, वो ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल होगी। मैंने आपको एक असेट ट्रांसफर की और मैंने बोला कि 10 साल बाद ये असेट मुझे वापस दे देना, तो मैं बोलूं ये 10 साल तक जो इनकम होगी वो भी मेरे हाथ में टैक्सेबल होगी, क्लबिंग मेरे हाथ में होगा, इनकम मेरे हाथ में टैक्सेबल होगी।
लेकिन अगर इर्रिवोकेबल ट्रांसफर है, मैंने बोला असेट आपको ट्रांसफर कर दी, मुझे उससे कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, वो असेट तुम्हारी होगी, जिंदगी भर तुम्हारी रहेगी, मेरे को कोई मतलब नहीं, तो वो इर्रिवोकेबल ट्रांसफर है। उस केस में जो भी उस असेट से इनकम होगी उस पर टैक्स आप भरोगे, मुझे भरने की जरूरत नहीं है, आप भरोगे। तो देखो, रिवोकेबल ट्रांसफर में ट्रांसफर इनकम पे टैक्स भरेगा और इर्रिवोकेबल ट्रांसफर के केस में जो ट्रांसफरी है वो इनकम पे टैक्स भरेगा। अब एक चीज समझना, मैंने सपोज किसी को असेट ट्रांसफर की, मेरा एक फ्रेंड है राजू, राजू को असेट ट्रांसफर की, और मैंने बोला जब तक तू जिंदा है वो असेट तेरी है, तेरे मरने के बाद असेट वापस मेरे को दे देना। जब तक तू जिंदा है वो असेट तेरी है, मरने के बाद वो असेट मेरे को वापस दे देना। एक बात बताओ, ये रिवोकेबल है, इर्रिवोकेबल? ये रिवोकेबल है, क्योंकि वो मरने के बाद वो असेट वापस मेरे पास आने वाली है, दैट इज कॉल्ड रिवोकेबल। अब एक चीज समझना, ये रिवोकेबल है लेकिन इसको इर्रिवोकेबल माना जाएगा, इसको इर्रिवोकेबल माना जाएगा, और जो भी इनकम होगी वो इनकम फिर राजू के हाथ में ही टैक्सेबल होगी। जब तक वो जिंदा है, जब तक वो उसका बेनिफिट उठा रहा है, वो इनकम उसी के हाथ में टैक्सेबल होगी। उसके मरने के बाद अगर वो असेट वापस मेरे पास आती है तो फिर वो इनकम होगी वो मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, अगर कोई इंडिविजुअल है वो अपने एचयूएफ को असेट ट्रांसफर करता है, सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 क्या बोलती है कि आपने अगर असेट है वो अपने एचयूएफ को ट्रांसफर की, तो जब भी आप एचयूएफ को असेट ट्रांसफर करोगे ना, तो उससे जो इनकम होगी वो रिसीव तो एचयूएफ को होगी, लेकिन क्लबिंग है वो इंडिविजुअल के हाथ में होगा, मतलब क्लबिंग मेरे हाथ में होगा। तो मैंने मेरे एचयूएफ को 10 लाख ट्रांसफर कर दिया, गिफ्ट कर दिया कर 10 लाख करके, ठीक है, तो वो 10 लाख से जो इनकम होगी वो इनकम मिलेगी एचयूएफ को, लेकिन वो क्लब मेरे हाथ में होगी, मतलब उस पर टैक्स है वो मुझे भरना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, यहां पे वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट आता है कि एचयूएफ का पार्टीशन हो गया, और एचयूएफ के पार्टीशन के बाद जो असेट मेरी वाइफ को मिली उसमें से जो असेट मैंने ट्रांसफर की थी, समझने की कोशिश करना, मैंने मेरे एचयूएफ को 10 लाख गिफ्ट कर दिया, तो 10 लाख से जो इनकम होगा वो मेरे हाथ में क्लब होगा। एचयूएफ का पार्टीशन हो गया, और मान लो एचयूएफ में 4 मेंबर थे, 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख 4 मेंबर को मिला, तो मेरी वाइफ को भी 2.5 लाख मिला और मुझे भी 2.5 लाख मिला। एक बात बताओ, मुझे जो 2.5 लाख मिला उस पे जो इनकम होगी उस पे टैक्स तो मेरे हाथ में ही लगेगा, लेकिन जो मेरी वाइफ को 2.5 लाख मिला है, मेरी वाइफ को 2.5 लाख मिला, उससे जो इनकम होगी उस पे भी टैक्स मैं भरूंगा, वो मेरे हाथ में ही क्लब हो जाएगा। इन सिंपल वर्ड एक बार और बताता हूं, देखो, आपने एचयूएफ को असेट ट्रांसफर की, उससे जो इनकम होगी उस पे टैक्स आप भरोगे, सिंपल सी बात है। अब वो असेट का पार्टीशन के टाइम पे बंटवारा हो गया, तो और उस असेट में से जो आपके स्पाउस को मिली है असेट, उस स्पाउस को जो इनकम होगी वो भी आपके हाथ में क्लब हो जाएगी, मतलब ट्रांसफर के हाथ में क्लब हो जाएगी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, क्वेश्चन ये आता है कि क्लबिंग टॉपिक में सर लॉस भी क्लब होते हैं क्या, इनकम क्लब होती है? इज लॉस इज ऑल्सो क्लब? आंसर इज यस। लॉस है वो नेगेटिव इनकम होता है और लॉस भी क्लब हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक और चीज समझना, सर क्या कैपिटल गेन भी क्लब होता है? आंसर इज यस। मैंने मेरी वाइफ को कोई एसेट ट्रांसफर किया और उसने उसको सेल कर दिया, उस पर कैपिटल गेन हुआ, तो कैपिटल गेन भी टैक्सेबल होगा कि? आंसर इज यस, कैपिटल गेन है वो भी क्लब होगा। अब एक और चीज समझना, क्लबिंग प्रोविजन तभी लगता है जब आप उसको गिफ्ट देते हो करके, ठीक है, मतलब कंसिडरेशन लो है, मतलब यू कैन से दैट द इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है या फिर फ्री है। अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन से ट्रांसफर किया तो ऑब्वियसली क्लबिंग नहीं होता। क्वेश्चन ही आता है, मैंने मेरी वाइफ को असेट ट्रांसफर की और मेरी वाइफ बोलती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने मेरी वाइफ को असेट ट्रांसफर किया और मेरी वाइफ बोलती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं। अब एक बात बताओ, क्या लव एंड अफेक्शन कंसिडरेशन हो सकता है क्या? तो एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत फेमस जजमेंट था, उसमें उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि लव एंड अफेक्शन मे बी अ कंसिडरेशन बट इट इज नॉट अ एडिक्वेट कंसिडरेशन। लव एंड अफेक्शन मे बी अ कंसिडरेशन बट इट इज नॉट अ एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस केस में क्लबिंग होगा, लव कोई कंसिडरेशन नहीं हो सकता। अब एक और चीज समझना, एक और कंसेप्ट आता है दैट इज रिलेटेड टू द क्रॉस गिफ्ट। क्रॉस गिफ्ट क्या होता है? देखो, मैंने मेरी वाइफ को असेट गिफ्ट की तो क्या क्लबिंग हो जाएगा? तो मैं क्या करता हूं, मैं मेरे भाई की वाइफ को करता हूं, मतलब मेरी भाभी को, और मेरा भाई क्या करता है, मेरी वाइफ को असेट ट्रांसफर करता है, ऐसा होता है करके, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस गिफ्ट। तो क्रॉस गिफ्ट के केस में भी क्लबिंग होगा, दैट इज इनडायरेक्ट ट्रांसफर। अब क्रॉस गिफ्ट के केस में क्लबिंग करते टाइम आप एक चीज ध्यान रखना कि जब आप गिफ्ट कर रहे हो, मैंने मेरी भाभी को 10 लाख गिफ्ट किया, मेरे भाई ने मेरी वाइफ को मान लो 8 लाख गिफ्ट किया, तो दोनों में से जो मैचिंग अमाउंट है, दोनों में से जो लोअर वाला अमाउंट है, जो मैचिंग अमाउंट है, उस पे दोनों को जो इनकम हो रही है वो उनके रेस्पेक्टिव हस्बैंड के हाथ में क्लब हो जाएगा। देखो, जो मैचिंग अमाउंट है, जो लोअर अमाउंट है, उस पे जो इनकम होगी वो इनकम दोनों के हस्बैंड के हाथ में क्लब हो जाएगी और बाकी इनकम उन्हीं के हाथ में टैक्सेबल होगी। जैसे मान लो मैंने मेरी भाभी को 10 लाख ट्रांसफर किया, मेरे भाई ने मेरी वाइफ को 8 लाख ट्रांसफर किया, तो दोनों को 8 लाख पे कितना इनकम हो रहा है, दोनों को 8 लाख पे इनकम कितना हो रहा है वो उसके हाथ में क्लब होगा। मतलब मेरी वाइफ को जो 8 लाख
पे इनकम होगा वो मेरे हाथ में क्लब होगा, और मेरे भाई की वाइफ को 10 लाख पे इनकम होगा, उसमें से जितना 8 लाख पे इनकम है वो भाई के हाथ में क्लब हो जाएगा, और 2 लाख का इनकम है वो मेरी भाभी के हाथ में ही टैक्सेबल होगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, अगर आपने अपने सन्स वाइफ को या अपनी स्पाउस को कुछ असेट गिफ्ट किया और उसने उसको बिजनेस में लगाया, नॉर्मली पैसा करके, ठीक है, तो जब उसने बिजनेस में लगाया तो बिजनेस का प्रॉफिट क्लब होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, प्रॉफिट उस साल का क्लब तभी होगा, प्रॉफिट उस साल का क्लब तभी होगा जब आपने जो गिफ्ट किया पैसा है वो ओपनिंग कैपिटल में जुड़ा हुआ है। ओपनिंग कैपिटल में जुड़ा हुआ है मतलब पहले से अगर बिजनेस चल रहा है तो 1 अप्रैल इज अ ओपनिंग कैपिटल। आपने जो गिफ्ट किया पैसा अगर 1 अप्रैल को उसकी कैपिटल में जुड़ा हुआ है तो उस ईयर की इनकम है वो आपके हाथ में क्लब होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आई कैन टेक वन एग्जांपल, मेरी वाइफ कोई बिजनेस करती है और मेरी वाइफ कोई बिजनेस करती है और आज मान लो जुलाई के मंथ में, जून जुलाई के मंथ में मैंने मेरी वाइफ को कुछ पैसा गिफ्ट किया, तो उसको इस साल का जो भी बिजनेस का इनकम होगा क्या मेरे हाथ में क्लब होगा? आंसर इज नो, बिकॉज मैंने जो गिफ्ट किया पैसा वो 1 अप्रैल की कैपिटल में नहीं है। लेकिन क्या अगले साल से क्लबिंग होगा? आंसर इज यस, अगले साल से क्लबिंग हो जाएगा। अब एक चीज समझना, मैंने 1 अप्रैल को ही गिफ्ट कर दिया होता, अगर मैंने 1 अप्रैल को ही गिफ्ट कर दिया होता तो क्लबिंग हो जाता है नहीं? आंसर इज यस, अगर 1 अप्रैल को ही मैंने गिफ्ट किया होता तो क्लबिंग हो जाता। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर आप अपने स्पाउस को कोई भी एसेट ट्रांसफर करते हो और उसने वो बिजनेस में डाली तो बिजनेस का प्रॉफिट आपके हाथ में क्लबिंग तभी होगा जब आपने जो गिफ्ट किया है वो पैसा ओपनिंग कैपिटल में जुड़ा हुआ है। किस में जुड़ा हुआ? ओपनिंग कैपिटल में जुड़ा हुआ है। अब एक चीज समझना, अगर बिजनेस ही जुलाई में चालू किया, मेरी वाइफ ने 1 जुलाई को बिजनेस चालू किया और 1 जुलाई को ही मैंने गिफ्ट कर दिया, तो क्वेश्चन ये आता है इस साल का प्रॉफिट क्लब होगा या नहीं? आंसर इज यस, इस साल का प्रॉफिट क्लब हो जाएगा। डन। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो मेरे वाइफ को मैंने कुछ मान लो 10 लाख रुपए कैश गिफ्ट किया मेरी वाइफ को, तो उस पे जो भी इंटरेस्ट आएगा, मान लो एफडी करवा दिया तो एफडी का इंटरेस्ट है वो क्लब हो गया। अब एक बात समझना, वो एफडी का इंटरेस्ट मेरे हाथ में क्लब हो गया, लेकिन वो इंटरेस्ट का वापस एफडी करवाया, जो इंटरेस्ट था उसका वापस एफडी करवाया, तो क्वेश्चन ये आता है कि अब वो इंटरेस्ट पे वापस इंटरेस्ट आएगा, क्या वो भी क्लब होगा क्या? दैट इज कॉल्ड सेकेंड जनरेशन इनकम। मैंने मेरी वाइफ को एक असेट ट्रांसफर की, उस असेट से इनकम होगा वो तो क्लब होगा, उस असेट से इनकम होगा वो तो क्लब होगा। क्या उस असेट की इनकम पे वापस इनकम हुई, क्या वो भी क्लब होगी क्या? आंसर इज नो, वो क्लब नहीं होगी। ध्यान रखना, सेकेंड जनरेशन इनकम और यू कैन से दैट एग्रीगेटेड इनकम है, उस पे इनकम जो होगी वो क्लब नहीं होगी। मतलब इनकम जो हुई वो क्लब होगी, उस इनकम पे इनकम वापस होगी, दैट विल नॉट बी क्लब। दिस इज द क्लबिंग टॉपिक। आप एक बार इसके क्वेश्चन कर लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है।